तो चलिए आज प्राचीन भारत के 3000 साल से भी ज्यादा लंबे इतिहास में एक तेज सफर पर निकलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पहले शहरों से निकलकर महान साम्राज्यों ने जन्म लिया। तो इस सफर में हम कहां-कहां जाएंगे? देखिए, कहानी शुरू होगी एक खोए हुए शहरी अतीत के रहस्य से। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नई ग्रामीण सभ्यता का जन्म हुआ और फिर कैसे लोहे ने ताकतवर राज्यों को गढ़ा जिससे मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, और अंत में देखेंगे एक सम्राट की कभी न मिटने वाली विरासत को। चलिए कहानी शुरू करते हैं एक ऐसी जबरदस्त सभ्यता से जो मानो वक्त की धूल में कहीं गुम हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसके शहर तो हमें मिल गए लेकिन उसकी पूरी कहानी आज भी एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात दिखती है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता 1900 ईसा पूर्व के आसपास खत्म हो जाती है और फिर लगभग 400 साल बाद 1500 ईसा पूर्व में वैदिक युग शुरू होता है। इन दोनों के बीच में एक लंबा खालीपन है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ इतने मॉडर्न, इतने सुनियोजित शहर वाली एक सभ्यता और फिर अचानक सब गायब, और उसके बाद पूरे 400 साल की गहरी खामोशी। एक ऐसा रहस्यमयी दौर जिसके बारे में हम आज भी लगभग कुछ नहीं जानते। ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है कि आखिर हुआ क्या था। तो उस 400 साल की खामोशी को तोड़ते हुए भारत की धरती पर एक बिल्कुल ही नई सभ्यता ने करवट ली। ये वो दौर था जिसे हम वैदिक युग के नाम से जानते हैं, और इसने समाज की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। देखिए, जहां हड़प्पा वाले पक्के शहरी थे, शहर बसाते थे, वहीं वैदिक युग के लोग वो गांवों में बस गए। ये एक तरह का पूरा सोशल रीसेट था, जहां मानो सब कुछ एक नए सिरे से शुरू हो रहा था। तो ये जो वैदिक युग था, जो करीब 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला, इसे बसाया था आर्यों ने। और यही वो दौर है जब संस्कृत भाषा में हमारे कई महान ग्रंथ लिखे गए, जिनकी नींव आज भी हमारी संस्कृति में मौजूद है। समझने के लिए हम इस लंबे दौर को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक असली गेम चेंजर की, एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो था लोहा। देखिए इसका असर कैसे हुआ। जैसे ही लोहा आया, उससे बने मजबूत हल और हथियार। हल से खेती में मानो क्रांति आ गई, पैदावार आसमान छूने लगी, और जब ज्यादा अनाज हुआ तो लोग अमीर होने लगे। और बस जैसे जैसे धन और शक्ति बढ़ी, छोटे छोटे कबीले और जिले बड़े और ताकतवर राज्यों में बदलने लगे। ये जो नई बस्तियां बन रही थी ना, इन्हें एक बड़ा प्यारा नाम मिला, जनपद। देखिए, ये शब्द बना है जन यानी लोग और पद यानी पैर से, मतलब वो जगह जहां लोगों ने अपने पैर टिकाए, अपना घर बसाया। और इन्हीं जनपदों में से देखते ही देखते 16 बड़े और ताकतवर राज्य उभर कर सामने आए, जिन्हें हम कहते हैं महाजनपद। तो अब मैदान सच चुका था। 16 महाजनपद, 16 ताकतवर दावेदार, लेकिन सिंहासन तो एक ही था। तो सवाल ये था कि इन सब पर राज कौन करेगा। असली मुकाबला तो अब शुरू होना था, और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है मगध में। जी हाँ, हमारी कहानी अब पहुंचती है मगध, जहां सियासत, साजिश और महत्वाकांक्षा ने मिलकर भारत के पहले महान साम्राज्य को जन्म दिया। उस वक्त मगध पर राज था नंद वंश का, और उनका आखिरी राजा धनानंद, वो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था, इतना घमंडी था कि उसे अपने आगे कोई दिखता ही नहीं था। और कहते हैं ना, घमंड इंसान से गलतियां करवाता है। धनानंद ने एक ऐसी ही गलती की जो उसके पूरे साम्राज्य पर भारी पड़ गई। उसने भरी सभा में अपमान कर दिया उस दौर के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान का, चाणक्य का। बस चाणक्य ने इस अपमान को अपनी बेइज्जती नहीं, बल्कि अखंड भारत का अपमान माना। उन्होंने कसम खाई और एक साधारण से लड़के चंद्रगुप्त को तैयार किया, और फिर चंद्रगुप्त ने धनानंद को ऐसी मात दी कि 321 ईसा पूर्व में नंद वंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और उदय हुआ मौर्य साम्राज्य का। अब मौर्य साम्राज्य तो बन गया, पर इसकी कहानी अधूरी है इसकी सबसे महान, सबसे मशहूर सम्राट के जिक्र के बिना। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी।
सम्राट अशोक। अशोक की जिंदगी को ना दो हिस्सों में देखा जा सकता है। पहले हिस्से में वो थे चंड अशोक, एक क्रूर विजेता जो तलवार के दम पर अपना साम्राज्य फैला रहे थे। लेकिन फिर एक युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। उनका दिल ऐसा बदला कि वो बन गए धम्म अशोक। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और युद्ध को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पर अशोक के इस फैसले का एक दूसरा पहलू भी था। शांति तो आई, लेकिन जब सम्राट ने ही लड़ना छोड़ दिया तो सेना कमजोर पड़ने लगी। उनके बाद जो राजा आए वो उतने ताकतवर नहीं थे और नतीजा, धीरे धीरे इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य बिखरने लगा। मौर्यों के जाने से एक खालीपन तो आया, पर जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में कोई भी जगह ज्यादा देर खाली नहीं रहती। भारत अब एक नए दौर में कदम रख रहा था, जो एक और महान साम्राज्य के उदय की जमीन तैयार कर रहा था। और वो ताकत थी गुप्त साम्राज्य। गुप्तों ने भारत को एक बार फिर से एक सुनहरा दौर दिया, जिसे हम कला, विज्ञान और संस्कृति का स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो चलिए इस सफर को 5 हिस्सों में समझते हैं। हम शुरू करेंगे बिल्कुल शुरुआती बस्तियों से, फिर देखेंगे कि कैसे लोहे की एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद जानेंगे कि इन नए राज्यों का सिस्टम क्या था, कैसे उनमें से एक सुपर पावर बनकर उभरी, और आखिर में कैसे भारत के पहले साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। तो कहानी की शुरुआत होती है पहली बस्तियों से। ये वो जमाना था जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह भटकना छोड़कर एक जगह पर टिकना और रहना शुरू कर दिया था। इन शुरुआती बस्तियों को जनपद कहा गया। इस शब्द का मतलब ही कितना खूबसूरत है। जन यानी लोग और पद यानी पैर, मतलब वो जगह जहां लोगों ने अपने पैर रखें। बस यहीं से एक संगठित समाज की शुरुआत हुई। अब ये बस्तियां धीरे धीरे बढ़ तो रही थीं, लेकिन फिर एक टेक्नोलॉजी ने आकर सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी क्रांति आई जो लोहे से बनी थी। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह था। देखिए, लोहे की खोज हुई तो उससे बेहतर हल और हथियार बने। बेहतर औजारों से खेती में जबरदस्त उछाल आया, जिससे जरूरत से ज्यादा अनाज और दौलत जमा होने लगी। और इसी पैसे और पावर ने छोटे छोटे जनपदों को बड़े शक्तिशाली राज्यों में बदल दिया, जिन्हें कहा गया महाजनपद। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नए बड़े बड़े महाजनपद बने थे, ये आखिर चलते कैसे थे? मतलब इनका सिस्टम क्या था? चलिए देखते हैं। ये महाजनपद बहुत ही ऑर्गेनाइज थे। इनकी अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी, जिसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें होती थी। इनके पास अपनी एक परमानेंट आर्मी होती थी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अफसर भी। मतलब ये अब सिर्फ गांव नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से डेवलप्ड छोटे छोटे राज्य थे। उस समय ना 2 तरह के सिस्टम चल रहे थे। एक था राजतंत्र, जहां एक राजा का शासन होता था और उसके बाद उसका बेटा राजा बनता था। और दूसरी तरफ थे गण या संघ, जहां कोई एक राजा नहीं बल्कि लोगों का एक ग्रुप मिलकर शासन करता था, और उस ग्रुप में सबको बराबर अधिकार थे। गण का मतलब है कई सदस्यों का ग्रुप, और संघ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन। और दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडिया नहीं था। गौतम बुद्धा और महावीर जैसे महान विचारक भी इन्हीं गणों से आते थे। अब इस पूरे सोशल स्ट्रक्चर को जगह पर बनाए रखने के लिए धार्मिक ग्रंथों का भी बहुत बड़ा रोल था। ब्राह्मणों ने इस दौर में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें समाज के लिए नियम तय किए गए, जैसे कि राजा सिर्फ क्षत्रिय ही बन सकता है, और समाज के हर वर्ग का काम भी फिक्स कर दिया गया। अब देखिए, जब इतने सारे पावरफुल राज्य एक साथ होंगे तो क्या होगा? जाहिर है एक होड़ लगेगी ये देखने की कि सबसे बड़ा कौन है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट की माने तो उस दौर में कोई 1-2 नहीं बल्कि 16 बड़े महाजनपद थे। 16। ये सब सत्ता के बड़े बड़े सेंटर थे। सोचिए, 16 शक्तिशाली राज्य सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं, लेकिन इस रेस में सिर्फ एक ही था जो सबको पीछे छोड़कर आगे निकलने वाला था, और वो महाशक्ति थी, मगध। यही वो राज्य था जो आगे चलकर भारत के पहले महान साम्राज्य का केंद्र बना। तो भाई, इतनी बड़ी सेना और इतना बड़ा प्रशासन, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा था? देखिए, राजाओं ने क्या क्या तरीके अपनाए थे। कारीगरों और व्यापारियों पर सीधे टैक्स लगाते थे। जंगल में रहने वालों से घोड़े, हाथी जैसे गिफ्ट लिए जाते थे। और सबसे बड़ा तरीका, दूसरे राज्यों पर हमला करके उनका खजाना और सेना छीन लेना। और यहीं से हम अपनी कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं, कैसे सत्ता एक जगह सिमटी और भारत का पहला साम्राज्य बना।
ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। करीब 600 ईसा पूर्व में जहां कई सारे महाजनपद थे, वहीं देखते ही देखते 321 ईसा पूर्व तक एक अकेला विशाल मौर्य साम्राज्य खड़ा हो गया। तो ये जो मौर्य साम्राज्य था, इसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में, जो आज का बिहार है। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़े राजा के पीछे एक बड़ा दिमाग होता है। यहां वो दिमाग थे चाणक्य। और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। इसकी सरहदें अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैली हुई थीं। चाणक्य का रोल कितना बड़ा था, ये इस बात से पता चलता है कि वे सिर्फ सलाहकार नहीं थे, बल्कि इस साम्राज्य के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त को तैयार किया और मगध पर मौर्य साम्राज्य की हुकूमत स्थापित की। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि ये हजारों साल पुरानी बातें हमें इतनी डिटेल में पता कैसे हैं? इसके कई सोर्स हैं। इतिहासकारों ने चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेकर ग्रीक एम्बेसडर मेगिस्थनीज की राइटिंग्स, पुराने नाटक, धार्मिक ग्रंथ और उस दौर की इमारतों और पत्थरों पर लिखे संदेशों को जोड़कर ये पूरी तस्वीर बनाई है। यही वो बड़ा सवाल था जिसने पुराने जमाने के शासकों की रातों की नींद उड़ा रखी थी। और मौर्य साम्राज्य, जो अपने समय की एक सुपर पावर था, उसने इस चुनौती का सामना आखिर किया कैसे? इसका जवाब छिपा है उनके उस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट में, जो आज भी हमें हैरान कर देता है। 6 लाख पैदल सैनिक, अंदाजा लगाइए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी। अब इतनी बड़ी आर्मी को कंट्रोल करने और एक छोर से दूसरे छोर तक फैले साम्राज्य पर हुकूमत करने के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो बिल्कुल सटीकता और एफिशिएंसी से काम करे। तो मौर्यों ने क्या किया? उन्होंने शासन का एक पूरा ब्लूप्रिंट ही तैयार कर दिया, और यही वो नींव थी जिसने उन्हें इतने विशाल साम्राज्य को इतने असरदार तरीके से चलाने में मदद की। तो ये विशाल मशीनरी काम कैसे करती थी? देखिए, सबसे ऊपर था राजा, जिसके पास आखिरी फैसला लेने की ताकत थी। उसके नीचे पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जहां कुमार और महामात्र जैसे बड़े अधिकारी शासन चलाते थे। और सबसे जरूरी, जमीनी स्तर पर सब कुछ मैनेज करने के लिए लोकल सरकारें थीं, जिन्हें हम समितियां कह सकते हैं। और उनकी ऑर्गेनाइज करने की काबिलियत तो कमाल की थी। सोचिए, सिर्फ राजधानी पाटलिपुत्र को चलाने के लिए 30 अधिकारियों का एक पूरा सिस्टम था। मतलब आज के किसी मॉडर्न म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसा ही कुछ। और बात सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं थी, उनकी आर्मी भी उतनी ही ऑर्गेनाइज थी। 30 सदस्यों को 6 अलग अलग कमेटियों में बांटा गया था, और हर कमेटी सेना के एक खास हिस्से के लिए जिम्मेदार थी। पैदल सेना से लेकर घोड़े, नौसेना, रथ, हाथी और यहाँ तक कि लॉजिस्टिक्स यानी हथियार और खाने पीने का इंतजाम करने वाली टीम भी। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड अप्रोच थी, जो आज की मॉडर्न सेनाओं में भी दिखती है। लेकिन देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलता। मौर्यों ने कंट्रोल के दूसरे पिलर्स भी बनाए थे। एक सख्त न्याय व्यवस्था थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, एक बेहतरीन रेवेन्यू सिस्टम था जिससे खजाना हमेशा भरा रहे, और पूरे साम्राज्य में सड़कों का एक ऐसा जाल बिछा था जिसने व्यापार और कम्युनिकेशन को नई जान दे दी। अभी तक हमने सिस्टम की बात की है ना, लेकिन क्या हो अगर इस कहानी के सेंटर में एक ऐसा इंसान आ जाए जिसका एक फैसला इतिहास का रुख ही मोड़ दे? तो चलिए अब चलते हैं सम्राट अशोक के दौर में। साल था 261 BC। अशोक ने कलिंग पर हमला किया। ये एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी युद्ध था जिसमें अनगिनत लोगों की जानें गईं। ये लड़ाई अशोक के जीवन की आखिरी लड़ाई साबित हुई, और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। युद्ध के मैदान में हुई उस तबाही को देखकर अशोक अंदर तक हिल गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई जीत नहीं, बल्कि एक भयानक त्रासदी है। और कहते हैं उसी पल उन्होंने संकल्प लिया कि वो हमेशा के लिए युद्ध को त्याग देंगे। और इस बदलाव के बाद अशोक ने धम्म का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। ध्यान रहे, ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये शासन का एक बिल्कुल नया आइडिया था। नैतिक सिद्धांतों का एक सेट जो लोगों को एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता था। धम्म के सिद्धांत बहुत सरल लेकिन बेहद असरदार थे। बड़ों का सम्मान करो, सबके प्रति दया का भाव रखो, हिंसा मत करो और सभी धर्मों की इज्जत करो। और इन विचारों को फैलाने के लिए अशोक ने धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारी नियुक्त किए, जो पूरे साम्राज्य में घूम घूमकर इसका प्रचार करते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली और इतना अच्छा खासा ऑर्गेनाइज्ड था, तो फिर ये खत्म कैसे हो गया? आखिर इतनी मजबूत नींव कैसे हिल गई? चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ।
देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी बातें थीं। अशोक के बाद जो राजा आए वो उतने काबिल नहीं थे। इससे अंदरूनी लड़ाइयां शुरू हो गईं और विदेशी हमलों का खतरा भी बढ़ गया। और विडंबना देखिए, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अशोक की शांति की नीति ने ही सेना को कमजोर कर दिया, जिससे साम्राज्य बाहरी खतरों के लिए आसान निशाना बन गया। तो जब मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ तो उसने भारत के पॉलिटिकल मैप को हमेशा के लिए बदल दिया और उसकी राख से नए शासक और शासन के बिल्कुल नए-नए तरीके सामने आए। दो बिल्कुल अलग मॉडल उभरे। एक तरफ मौर्यों का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, जो फिक्स्ड टैक्स और एक फॉर्मल आर्मी पर चलता था। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में सरदारों का राज था, जो लोगों से मिले तोहफों पर निर्भर थे और उनके परिवार वाले ही उनकी ताकत थे। ये सिर्फ शासन के तरीके का फर्क नहीं था, ये सोच का भी फर्क था। अशोक ने खुद को एक नैतिक गाइड के तौर पर देखा। वहीं दूसरी ओर कुषाण शासकों ने खुद को देवताओं जैसा दिखाया, देवपुत्र यानी देवता का बेटा जैसे टाइटल अपनाए और अपनी पावर को सही ठहराने के लिए मंदिरों में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाईं। और फिर सदियों बाद उसी पुरानी जमीन पर, जहां कभी मौर्यों का राज था, एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य। इसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहा जाता है, जो कला और संस्कृति में एक नई बुलंदी का प्रतीक है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। शक्ति यानी पावर असल में है क्या? क्या ये एक कुशल सिस्टम में है, जैसा मौर्यों ने दिखाया, या फिर ये एक ताकतवर विचार में है, जैसा अशोक ने साबित किया, या ये शासक की दैवीय छवि में है, जैसा कुषाणों ने दावा किया था? इतिहास हमें यही दिखाता है कि शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है, और शायद यही सबसे बड़ी सीख है।